हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने लिविंग वर्ड पढ़ लिया था। अब हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी है क्या? कई तरह के हमारे चारों तरफ वैरायटी के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के जब ऑर्गेनिज्म होते हैं तो सबको स्टडी करना है। तो सबको अगर एक जगह रखा जाए तो हम कहेंगे एक डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी मतलब विविधता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं हमें, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? कि लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी नाम दिया जाता है। बायोडाइवर्सिटी में हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं। अब तक कितने ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब किए जा चुके हैं? तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। तो अगर यहाँ पे देखें 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, 1.7 to 1.8 million species are described. रॉबर्ट मे, एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीसीज एस्टिमेटेड है। 7 मिलियन स्पीसीज एस्टिमेटेड है। और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 8 to 9 मिलियन स्पीसीज आर एस्टिमेटेड। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 8 to 9 मिलियन स्पीसीज एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पे 7 मिलियन स्पीसीज में आ जाएंगी। तो डिस्क्राइब कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। इसमें से 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज है, 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज, जबकि 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज है। अब इसमें भी एनिमल ज्यादा है। एनिमल्स में भी अगर हम देखें तो 70% इंसेक्ट होते हैं, 70% में इंसेक्ट्स और 30% में अदर एनिमल्स। 30% में अदर एनिमल्स। इसीलिए बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा भी 70% में ही आता है। मतलब आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट इंक्लूड होता है। तो इंसेक्ट इंक्लूडेड इन आर्थ्रोपोडा, जिस वजह से लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा बन जाता है। अगर सेकंड लार्जेस्ट बोलेगा तो मोलस्का हम लगा देंगे, तो सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का हुआ करता है। अब इसमें आगे क्या है? अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो इसको क्लासिफाई करना है, क्योंकि जैसे अच्छे से पढ़ सकें। क्लासिफिकेशन की जरूरत इसीलिए पड़ती है जिससे कि इजीली पढ़ा जा सके, उनको समझा जा सके, इसलिए उसको क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसमें और क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी हमने देखा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है। अब as stated earlier, there are million of plant and animals in the वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स हैं, जिनके कुछ लोकल नाम भी होंगे। और ये लोकल नाम जगह जगह पे चेंज होते रहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल नाम चेंज होते हैं। और एक ही कंट्री में कई सारे लोकल नाम हो सकते हैं। अब किसी को अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकल नाम से बताया जाएगा तो उसमें कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए वहां पे एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम रखा जाता है जो कि सभी जगह एप्लीकेबल हो। और उस स्टैंडर्ड नाम को रखने की जो प्रोसेस है उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और उसके बाद नोमेनक्लेचर के बाद फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा। नोमेनक्लेचर के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा।
किस तरह से होगा अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज्ड नाम रखने की जरूरत थी। अब क्यों नाम रखा, क्योंकि जिससे कि सभी जगह सेम नाम, उसका सेम नाम से जाना जा सके। जैसे मैंगो का नाम क्या था, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम था। तो अगर हम किसी भी कंट्री में जाके अगर मेंजीफेरा इंडिका बोलेंगे तो वो मैंगो ही होगा, या फिर वो मैंगो को ही रिप्रेजेंट करेगा। सेम इस तरह से अब आगे क्या है, obviously nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly। ये तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब किया जाए। we know to what organism the name is attached to this identification। अब इसका आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करेंगे तब उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे और फिर उसको क्लासिफाई कर देंगे। अब नॉमेनक्लेचर ऐसे ही नहीं कर देना है, नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रिसोर्सेज होंगे, कुछ कोड होंगे। वो कोड क्या होंगे, जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, ये एक बुक का नाम है। जिस इसी तरह से ICZN भी एक बुक का नाम है। तो ये एक वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेबल नाम रखे जाएंगे वो इस कोड के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जो भी प्लांट स्पीसीज के नाम रखे जाएंगे वो ICBN के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। फिर है ICZN, इंटरनेशनल कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ICZN इसको बोलते हैं। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। तो ये ICNB होता है, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इस तरह से और भी काफी होते हैं, पर हमें इन्हीं दो पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, description of any organism should enable the pupil in any part of word to arrive at the same name। अगर उस ऑर्गेनिज्म को सही से डिस्क्राइब करेंगे, उसका सही से डिस्क्राइब करने पे कोई भी किसी भी कंट्री का हो या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से का कोई व्यक्ति हो, वो उस ऑर्गेनिज्म के सही नाम तक पहुंच जाएगा। They also ensure that such a name has not been used for any other organism। और ये श्योरिटी भी होनी चाहिए कि जो साइंटिफिक नाम या जो बायोलॉजिकल नेम उस ऑर्गेनिज्म को दिया गया है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज ना किया गया हो। अब बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें दो कंपोनेंट होंगे। दिया किसने था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो लीनियस ने दिया था। लीनियस के द्वारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था, कैरोलस लीनियस ने। इसमें बायनोमियल मतलब दो कंपोनेंट का यूज किया गया था। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है, इन दोनों को लिखने का कुछ पैटर्न होता है, कुछ रूल होता है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट। अभी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट या सभी बायोलॉजिस्ट जो भी डाइवर्सिटी के फील्ड में काम करते हैं तो वो इस रूल को फॉलो करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम वाज यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। अब दो वर्ड का इसमें फॉर्मेट है, पहला होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें रूल्स क्या क्या हैं, तो ये चार रूल्स इसमें दिए हुए हैं जो नीट में कई बार PYQ में आ चुके हैं। अब बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज का जनरली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज से मतलब होता है कि इसमें अब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये पहले से काफी डेवलप्ड है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको ये डेड लैंग्वेज है। इसमें कोई भी एडिशन, न्यू वर्ड कोई ऐड नहीं हो रहा है। तो लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए, साथ में इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। इटैलिक्स क्या होता है, जो तिरछा तिरछा फॉन्ट लिखते हैं उसको इटैलिक्स बोलता है। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन irrespective of their origin।
तो ये जो इटैलिक्स में लिखते हैं ये लैटिन ओरिजिन को शो करता है। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। पहला वर्ड जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, while सेकंड कंपोनेंट denotes द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब अगर मैं कहूँ मेंजीफेरा, तो मेंजीफेरा जो होगा वो एक जीनस है, या फिर हम कहें जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम। जबकि इंडिका जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो मेंजीफेरा जेनस जेनेरिक नेम हो गया, इंडिका जो है उसका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो इस तरह से ये बायोलॉजिकल नेम कंप्लीट होगा दो कंपोनेंट से मिलके। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है, बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम आर व्हेन हैंड रिटन। अगर इसको हम हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन इनको करना पड़ेगा, और अगर प्रिंट किया है तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। जैसे अगर मैं हाथ से लिखूं तो मेंजी फेरा इंडिका, तो मुझे ये नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब ये इसके इटैलिक्स को, इसके लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर प्रिंट किया है तो कुछ इस तरह से मेंजीफेरा, ऐसे मेंजीफेरा इंडिका, कुछ इस प्रकार से मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का वो कैपिटल से लिखा जाता है, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट वर्ड स्मॉल से लिखा जाएगा। तो इस तरह से मेंजीफेरा इंडिका लिखा जाएगा। अगर इस मेंजीफेरा इंडिका में देखें तो ये फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। और सेकंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट, नॉट स्पीसीज। तो यहाँ पे हम कह भी सकते हैं जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट टू फॉर्म्स स्पीसीज। ये दोनों मिलके स्पीसीज बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें साइंटिस्ट का नाम कैसे लिखेंगे। अब जिसने उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बताया है, जिसने उस पर्टिकुलर स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है, तो उसको उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसका नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब होता है कि कुछ हिस्सा उसका लिख देते हैं। नेम ऑफ ऑथर, ऑथर मतलब साइंटिस्ट की बात कर रहा है जिसने उस नाम को दिया था। नेम ऑफ ऑथर appears आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट के नाम के बाद आएगा एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जब बायोलॉजिकल नेम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लिखा जाएगा। एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब कुछ हिस्सा उसका लिख सकता है। जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका लिन लिखा है, अगर यहाँ पे मेंजीफेरा इंडिका के बाद एल लिख देता तो भी ठीक है, एल आई लिख देता तो भी ठीक है, और एल आई एन लिख देता तो भी ठीक है, और एल आई एन एन लिख देता तो भी ठीक है। मतलब किसी भी तरह से हम इसको कुछ लेटर्स के माध्यम से इसको शो कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहली बार इस स्पीसीज को जो डिस्क्राइब किया था वो लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। अब इसी तरह से सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी द ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना, नाम तो दे देंगे, सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि डिस्क्राइब्ड है, और एस्टिमेटेड स्पीसीज रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन है। और लेटेस्ट डेटा जो आ रहा है साइंटिस्ट का उसके अकॉर्डिंग 8 टू 9 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि एस्टिमेटेड है। तो इतनी सारी स्पीसीज को डिस्क्राइब कर पाना बहुत बड़ा टास्क होगा जो कि इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। अब उसको पॉसिबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को उसके पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस होती है।
कि उसके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। उसी कन्वीनियंट कैटेगरी में उसको ग्रुप्ड कर उसको रख देंगे। किस पे बेस्ड होगा वो? उसके ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स पे बेस्ड होगा, मतलब कि जो करेक्टर्स उसमें दिखाई दे रहे हैं इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर पे वो बेस्ड होगा कि उसको उसके कन्वीनियंट ग्रुप में प्लेस कर दिया जाए। फिर क्या होगा? फिर इसमें जैसे एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज द ग्रुप सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, इंसेक्ट, इन सबको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब ये है क्या? इसको इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब इजीली जब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? We will recognize groups such plants, animal, dog and cat, insect easily. The moment we use any of these term, we associate certain characters with organism in the group. मतलब अगर हमसे किसी ने कहा कि कोई पर्टिकुलर नाम लिया तो हमें क्या ध्यान आएगा? उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो करेक्टर्स होंगे वो हमें ध्यान आएंगे। जैसे किसी ने कहा प्लांट, तो प्लांट अगर वर्ड बोला तो हमें याद आएगा कुछ लीफ, लीफ याद आएंगी, स्टेम याद आ सकता है, रूट्स याद आ सकती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर करेक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट्स के होते हैं। अगर किसी ने कहा एनिमल तो हमें कुछ चलता फिरता ऑर्गेनिज्म याद आएगा जो कि मूव कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये क्लासिफिकेशन से करेक्टर्स ध्यान आते हैं। अब उससे क्या इसका रिलेशन है? व्हाट इमेज, जैसे किसी ने कहा we associate the term. What image do you see when you think about a dog? या when you think of a dog? जब डॉग के बारे में सोचा तो क्या इमेज आएगी? Obviously, each one of us will see dog, not cat. जब हमसे किसी ने कहा कि डॉग के बारे में सोचो तो हमारे माइंड में जो इमेज बनेगी वो डॉग की बनेगी, ना कि कैट की बनेगी। क्यों? क्योंकि डॉग के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कैट के पास नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। नाउ इफ वी वर टू थिंक अबाउट एल्सेशियन, एल्सेशियन कि एल्सेशियन है क्या एक्चुअल में? एल्सेशियन जो होता है जर्मन शेफर्ड, जो डॉग की ब्रीड है जर्मन शेफर्ड, उसका एक ब्रीड का नाम है एल्सेशियन, जर्मन शेफर्ड को ही बोलते हैं। वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम ये जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वर से मेमेल्स, तो हमें क्या ध्यान आएगा कि मेमेल्स के एक्सटर्नल ईयर होंगे, मेमेल्स की बॉडी पे हेयर्स होंगे, तो इस तरह से हमें याद आता है। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक व्हीट, अगर हमने व्हीट याद किया तो हमें व्हीट का ही प्लांट ध्यान आएगा, व्हीट ही उगता हुआ ध्यान आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें राइस का प्लांट याद आ जाएगा। इसी तरह से hence all these dog, cat, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient category we use to study the organism. Uh, the scientific term of these categories is taxa. साइंटिफिक टर्म क्या होगी इसके लिए? टैक्सा होगी। अब यहाँ पे टैक्सा टैक्सोन में थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी, तो उसको पहले एक बार समझ लेते हैं कि टैक्सा टैक्सोन है क्या। ये जो दिख रहा है यहाँ पे हमें, ये 7 मेन कैटेगरीज हैं: स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब इसके डायरेक्शन ये है, जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो स्पीसीज हुआ करती है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। कौन सी ट्रिक है वो? कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो यहाँ पे कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये 7 मेन कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन की। क्योंकि स्टेजेस हैं, एक के बाद एक आ रही हैं, तो इसको हम हायरार्की भी बोलते हैं। इसी को ये स्टडी का जो एक पैटर्न है, इसको हम हायरार्की वर्ड से यूज करते हैं। अब
ये जो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, ये 7 मेन कैटेगरीज हैं। अगर कोई वर्ड अगर कोई वर्ड इन 7 में से किसी को रिप्रेजेंट करे तो वो टैक्सॉन हुआ करता है, और इन 7 में से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो वो टैक्सा होता है। यहां तक हमने पढ़ा। अब वापस उस पर चलते हैं। वापस आते हैं। तो हमने पढ़ा कैट, मेमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है? ये सब टैक्सा है। Here, you must recognize that taxa can indicate category at very different level. अब टैक्सा बहुत डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa. But you know, dog is mammal. जैसे डॉग एक टैक्सा है तो डॉग एक मेमल भी है, और मेमल्स एनिमल्स हैं। Therefore, animals, mammals, dog represents taxa at different level. मतलब एनिमल डॉग मैमल से भी रिलेटेड है और डॉग एनिमल से भी रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं एनिमल, मैमल्स, डॉग्स एक डिफरेंट लेवल पे टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into the different taxa. This process of classification is called taxonomy. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी होता क्या है कि टेक्सोनोमी को समझते हैं। टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी क्या था? टैक्सेस प्लस नॉर्म्स। टैक्सेस प्लस नॉर्म्स, इस इन दो शब्द से मिलकर बना है टेक्सोनोमी। इसमें टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, जबकि नॉर्म्स का मतलब होता है क्राइटेरिया और रूल। तो और इसका नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया और रूल। तो अब इसका कंबाइंड अगर मतलब हम समझें तो टेक्सोनोमी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ग्रुप के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर देना। जिस पर्टिकुलर ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना है, उस पर्टिकुलर ग्रुप का क्राइटेरिया अगर वो ऑर्गेनिज्म फुलफिल करता है तो उसको हम उस ग्रुप में रख देंगे। इस प्रोसेस को हम टेक्सोनोमी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा प्रोटिस्टा। जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा तो प्रोटिस्टा की क्या रिक्वायरमेंट है? तो प्रोटिस्टा की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होना चाहिए, साथ में ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फुलफिल करता है तो हम उसको प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी किस पे बेस्ड है, किस तरह से इसको करेंगे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। अब टेक्सोनोमी में है क्या? हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई है उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके जैसा दिखता है या किस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में इसको रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए, उसकी लिस्ट बनाई। उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि किस ग्रुप में हम इसको पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। फिर उसको हम क्लासिफाई कर देंगे, और क्लासिफाई करने के बाद उसका नाम दे देंगे। तो इस तरह से हम टेक्सोनोमी की स्टेप्स थे। इस तरह से टेक्सोनोमी का यूज किया जाता है। टेक्सोनोमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनोमी कोई नई चीज नहीं थी, इसके बारे में बहुत पहले से
मतलब टेक्निकल टर्म के बिना भी इसको पहले से जानते थे, क्योंकि पहले टेक्निकल टर्म नहीं थी पर टैक्सोनॉमी था। इसमें हुआ क्या, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग है, अब वो बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में जानना चाहता है। अब क्यों जानना चाहता है, रीजन क्या है उसका जानने का, पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस टू देयर ऑन यूज, मतलब खुद का क्या यूज है, उस यूज के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहता है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन दिए जाते थे वो ऑर्गेनिज्म के यूज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था ऑर्गेनिज्म को। जैसे ह्यूमन बीइंग नीड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड। अब अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए उस सोर्स को ढूंढना था उसको, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गई, शेल्टर हो गए। तो इसके लिए क्लासिफाई वो करता था अपने यूज के बेसिस पे। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसको एक नाम दिया जाता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट में हम टर्मरिक को रख सकते हैं, जिंजर को रख सकते हैं, इसी तरह से क्लोव को रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो मेडिसिनल प्लांट्स में टर्मरिक रख सकते हैं हम, जिंजर रख सकते हैं, इसके बाद क्लोव रख सकते हैं। इसी तरह से और भी कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स हम ग्लोए, जैसे ग्लोए हो गया, ग्लोए रख सकते हैं। ये एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप हमने कहा स्पाइसेस का बनाता है। स्पाइसेस बना, मसाले जो होते हैं। अब उस मसाले में हम टर्मरिक रख सकते हैं, फिर क्लोव भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पाइसेस हो गए। लेकिन इस और भी कई सारे, जैसे कि फाइबर यील्डिंग प्लांट हो गए, फाइबर यील्डिंग प्लांट में जूट रख सकते हैं, कोकोनट रख सकते हैं। सेम इसी तरह से ऑयल यील्डिंग प्लांट में भी कोकोनट आ जाएगा, फैट ऑयल यील्डिंग प्लांट में भी कोकोनट आ जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्लासिफिकेशन में, कि जो मेंबर थे ग्रुप के वो ओवरलैप कर रहे थे, मतलब एक ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप में भी ओवरलैप कर रहा था, जिस वजह से ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन ये यूज पे बेस्ड था, जैसा इंसान का यूज होता है उस पे ये बेस्ड था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity but also relationship among them। इनके साथ रिलेशनशिप भी देखना चाहता है कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, कौन किससे इवॉल्व हुआ। तो उस कंबाइंड स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। अगर हमसे सिस्टमैटिक्स बोला जाए तो एक्चुअल में सिस्टमैटिक्स है क्या, तो हम कहेंगे, पहले हमने पढ़ा टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी बोलते थे, जिसमें हम दो नाम से मिलकर बनाया था हमने, टैक्सेस प्लस नॉर्म्स, जिसमें टैक्सेस का मतलब था अरेंजमेंट और नॉर्म्स का मतलब था लॉ। अब इसके साथ साथ एक और वर्ड आता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, तो ये जो फाइलोजेनी है, अगर टेक्सोनॉमी के साथ साथ हम फाइलोजेनी भी पढ़ते हैं तो ये सिस्टमैटिक्स कहलाता है। अभी सिस्टमैटिक्स होता क्या है इसको समझते हैं। तो टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी के साथ, टेक्सोनॉमी के साथ साथ अगर फाइलोजेनी भी पढ़ रहे हैं तो सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। फाइलोजेनी बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
अगर हम देखें तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, इसका पूर्वज कौन रहा होगा, इसका एंसेस्टर कौन रहा होगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ये किससे इवॉल्व होकर बना है, ये ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व होकर बना है। तो इस प्रकार की जो स्टडी होती है उसको हम फाइलोजेनी बोला करते हैं। सिस्टमेटिक्स वर्ड जो है सिस्टेमा वर्ड से आया है। सिस्टमेटिक्स वर्ड जो है वो सिस्टेमा से आया है, एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट। सिस्टेमा वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और इसी वर्ड से लीनियस ने एक नाम दिया था अपनी बुक का, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। मतलब सिस्टमेटिक्स वर्ड सिस्टेमा से आया जिसका मतलब क्या होता है अरेंजमेंट। सिस्टेमा वर्ड एक लैटिन वर्ड है। इस नाम के बेसिस पे लीनियस ने अपनी बुक का नाम दिया सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड। अब धीरे धीरे ये स्कोप बड़ा हो रहा है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई कर देंगे उसके पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव ग्रुप में। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो वही कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ होगा, तो इस तरह से बोला जाता है। जैसे कि मेमेल्स जो हैं कहाँ से, रेप्टाइल से। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स और मेमेल्स, दो डायरेक्शन में एवोल्यूशन हुआ था। अब जैसे एक हम पढ़ते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है एक कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच की, रेप्टाइल और बर्ड्स। रेप्टाइल से जब बर्ड्स बने थे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक थी आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स बने थे। तो ये क्या हो गया, ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। सेम इस तरह से हम टेक्सोनोमिक ग्रुप की बात करते हैं। तो टेक्सोनोमिक ग्रुप क्या है, तो हमने अभी अभी देखा था हायरार्की का मतलब क्या था। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है, 7 मेन कैटेगरीज हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। फाइलम की जगह पे डिवीजन हम लिखते हैं प्लांट्स के केस में, और फाइलम हम एनिमल्स के केस में यूज किया करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये देखा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज समझ आ गई हमें। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एक सीक्वेंस में अरेंज है। अब जब भी कहीं सीक्वेंस आता है तो उसको हम हायरार्की बोलते हैं। जब भी कहीं सीक्वेंस आता है तो उसको हम हायरार्की वर्ड यूज करते हैं। तो ये कहलाएगा टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो स्टेप बाय स्टेप आता है, जैसे कि स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। इस तरह से जो आएगा उसको टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलेंगे। ईच कैटेगरी रेफर टू अस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सभी कैटेगरीज क्लासिफिकेशन की यूनिट होती हैं। अगर कोई कहेगा क्लासिफिकेशन की यूनिट तो सभी हैं, अगर कोई कहेगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो स्पीसीज है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज है। जबकि अगर कोई कहेगा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो उसमें सभी आ जाएंगे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सभी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बेसिक कहेगा तो यहाँ पे हम स्पीसीज की बात करेंगे सिर्फ। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज द टैक्सॉन। अब इसको हम टैक्सॉन बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा वही, जी जितनी भी 7 कैटेगरीज थी इन सभी को अलग अलग हम पढ़ेंगे तो हम टैक्सॉन वर्ड यूज करेंगे। टैक्सॉन सिंगुलर होता है बेसिकली और टैक्सा प्लूरल होता है। जैसे हमने पीछे अभी बहुत सारे वर्ड्स देखे थे जो टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एग्जाम्पल में वीट, वीट एक टैक्सा है। क्यों, क्योंकि वीट प्लांट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वीट कई सारी वीट फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पोएसी फैमिली। और वीट जो है वो मोनोकोट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक क्लास हो गई। मोनोकोटिलिडन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक क्लास हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई नाम है जो कि इन 7 में से कैटेगरी को में से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब उस कई सारे जो टैक्सॉन है सभी को कंबाइन किए हुए है, तो प्लूरल वर्ड टैक्सा कहलाता है।
टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। कोई एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, जैसे कि इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट जो है represents a group of organisms sharing common feature like the three pair of jointed legs। अब इंसेक्ट का नाम सुनते ही क्या ध्यान आएगा? थ्री पेयर ऑफ jointed legs। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल। इंसेक्ट जो है रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। अब यहाँ पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। अब इसको कोई भी रैंक और कैटेगरी दी जा सकती है। अब इसी तरह से यहाँ पे और क्या होगा? कैटेगरी फर्दर डिनोट्स अ रैंक। कैटेगरी को रैंक भी बोल सकते हैं और वो फर्दर रैंक को डिनोट करता है। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितनी भी रैंक होती हैं, टैक्सॉन होती है, वो सभी क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सभी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो बेसिक यूनिट कौन है? बेसिक यूनिट हमेशा स्पीसीज ही रहेगी क्लासिफिकेशन की। अब ये किस पे बेस्ड होता है? दीज टेक्सोनोमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। अलग अलग एंटिटीज हैं, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। अब टैक्सोनॉमिक studies of all organisms have led to development of common category such as kingdom, phylum, division for plants, class, order, family, genus, and then species. All organisms, including these in plants and animal kingdom, have species as lowest category। तो किसी में भी अगर हम पढ़ेंगे तो स्पीसीज जो है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और यही बेसिक यूनिट भी होती है। अब द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ करेक्टर्स। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? किस तरह से हम या किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें उसके करेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो करेक्टर्स के बारे में जब पता करेंगे तो उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? इंडिविजुअल के करेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुप में रख सकते हैं। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। उससे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज का पता चल सकता है among the individual of same kind of organism as well as other kind of organism। अब जो स्पीसीज है उस स्पीसीज में क्या होगा? सबसे पहले तो स्पीसीज जो होती है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्पीसीज के कंसेप्ट दो हैं। पहला है कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीसीज का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऐसे दो मेंबर जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन करने के बाद जो इस ऑर्गेनिज्म आएगा वो अगर फर्टाइल है तो ये दोनों मेंबर आपस में सेम स्पीसीज के होंगे। कहने का मतलब है कोई दो मेंबर अगर वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं और जो ऑफस्प्रिंग आएगी अगर वो फर्टाइल है तो वो सेम स्पीसीज के होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कई सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ही नहीं करते जिसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज थोड़ा सा फेल होता है। लेकिन दूसरा जो सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज था जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था, वो वो नॉर्मल अप्लाई हो सकता है क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसा हो गया, बैक्टीरिया हो गए, तो उनके लिए फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो ही नहीं करते थे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए और अनफर्टाइल इनफर्टाइल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। तो इसलिए स्पीसीज कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज
को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब इसमें क्या है, स्पीसीज क्या, टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिल जाएंगे उसको हम स्पीसीज बोल देंगे। अब इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैंजीफेरा इंडिका एक स्पीसीज हो गई, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू हो गया, पैंथेरा लियो। तो इस तरह से ये सब स्पीसीज हैं। अभी किसमें है, अब जैसे ऑल थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम लियो रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा एक जेनरिक नेम है, इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट है, इन दोनों को मिला के स्पीसीज बनती है। तो इस तरह से स्पीसीज हमने पढ़ी। अब कई सारे स्पीसीज का ग्रुप मिलकर जीनस बनाएगा, कई सारे जीनस का ग्रुप मिलकर फैमिली, और कई सारे फैमिली का कॉमन कैरेक्टर के साथ, कई सारे फैमिलीज कॉमन कैरेक्टर शेयर करती हैं तो उसको ऑर्डर बोल देंगे, कई सारे ऑर्डर कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं तो क्लास बोल देंगे, कई सारे क्लास शो करते हैं तो फाइलम, फाइलम शो करते हैं तो किंगडम। इस तरह से ग्रुप्ड बनते जाएंगे। अब इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको हम एक जगह पे कवर करते हैं। कैसे कवर करते हैं ये तो यहाँ पे देखते हैं उसको। जैसे जैसे अगर हम देखें प्लांट किंगडम, अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स में हमें, ये प्लांट्स जो है ये क्या है, किंगडम हो गया। प्लांट क्या हो गया, किंगडम हो गया। अब इस प्लांट में डिवीजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से ये चार इसमें डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। चार डिवीजन में भी अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में हमें दो डिवीजन दिखेंगे, दो क्लासेस, मतलब कौन कौन से, डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडनी और मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन। अभी दो हमें क्लासेस दिख गई। अगर हम डाइकोट में ही आगे बढ़ते हैं तो डाइकोट में हमें दो ऑर्डर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स में हम देखें तो सेपेंडल्स, डाइकोट में ही पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, इसी तरह से सेपेंडल्स एक ऑर्डर है। अब सेपेंडल्स में कौन आएगा, सेपेंडल्स में एनाकार्डियेसी आएगा। सेपेंडल्स में एनाकार्डियेसी फैमिली हो गई। और एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली है, तो मेंजीफेरा। मेंजीफेरा, मेंजीफेरा कौन है, तो मेंजीफेरा एक जीनस है। इसी तरह से मेंजीफेरा के बाद मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। ये मेंजीफेरा इंडिका जो है, इसको सेपरेटली अंडरलाइन भी कर देते हैं रूल के अकॉर्डिंग। जो मेंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो की स्पीसीज है। तो अगर हम पढ़ते हैं क्या, ये पॉलीमोनियल्स हो गए। यहाँ पे पॉलीमोनियल्स में दो फैमिलीज और आती हैं जिसको हम बोलते हैं सोलेनेसी, और दूसरी कॉन्वोनवोलेसी। कॉन्वोनवोलेसी, तो सोलेनेसी और कॉन्वोनवोलेसी दो फैमिलीज हो गई। अब सोलेनेसी में भी तीन जीनस आएंगे,
कौन कौन से? सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। तो ये 3 जीनस हो गए। अब अगर सोलेनम में भी हम देखें तो हमें सोलेनम में कौन दिखेगा? सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, जो कि मकोई होता है। किसका नाम है ये? मकोई का। दूसरा है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम, ये सब स्पीसीज लिख रहे हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। अभी जो सोलेनम ट्यूबरोसम है ये पोटैटो है। इसी तरह से सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, ये सोलेनम मेलोंजिना क्या है? ब्रिंजल है। अब इस तरह से हमने देखा क्या क्या? तो जो प्लांट है, जो प्लांट है वो किंगडम प्लांट ही हो गया। तो ये किंगडम प्लांट ही हो गया। प्लांट ही क्या है? किंगडम है। इसी तरह से ये ब्रायोटेरिडो, जिम्नो एनजीओ क्या है? ये सब डिवीजन है, डिवीजन। डाइकोट मोनोकोट क्या है? ये क्लासेस हैं, डाइकोट मोनोकोट क्लासेस हैं। पॉलीमोनियल्स और सेपेंडल्स क्या है? ये ऑर्डर हैं। सोलेनेसी, कॉन्वोनवलेसी और एनाकार्डियेसी क्या है? ये सब फैमिलीज हैं। ये सब फैमिली हैं। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, मेंजिफेरा, ये सब क्या है? ये सब जीनस है, ये सब जीनस है। और लास्ट में जीनस के नाम के साथ अगर हम स्पेसिफिक एपिथेट जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? स्पीसीज। तो इस तरह से प्लांट का क्लासिफिकेशन जो लाइनों के बीच में दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे कवर किया। दूसरा एनिमल का क्लासिफिकेशन भी इसी तरह से हम कवर कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल्स बीच में दिए हुए हैं। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या होगा? एक किंगडम है, उसमें 2 फाइलम आते हैं। कौन कौन से? जैसे नॉन कॉर्डेट, दूसरा कॉर्डेट। अब जो कॉर्डेट है उसमें हम 4 पढ़ते हैं। कौन कौन से? तो मेमेल्स, या मेमेलिया, फिशेस जिसको पाइसेस के नाम से भी जानते हैं, एम्फीबिया, एम्फीबियंस, एंड देन बर्ड्स जिसको एव्स के नाम से जानते हैं। ये सब क्या हो गई? ये सब क्लासेस हो गए। इस क्लासेस के आगे अगर हम चलते हैं, जैसे मेमेलिया में आगे चलते हैं, तो मेमेलिया में हमें कौन दिखेगा? हमें ऑर्डर दिखेंगे 2। 2 ऑर्डर हम पढ़ेंगे कौन कौन से? एक कार्निवोरा, कार्निवोरा, और दूसरा हमें दिखेगा प्राइमेटा, कार्निवोरा और प्राइमेटा। अब जो कार्निवोरा है इसमें 2 आते हैं,
कौन? ऑर्डर, सॉरी, फैमिली। दो फैमिली आती हैं कार्निवोरा में, फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी, तो ये दो फैमिली आ गए, फेलिडी और कैनिडी। अब कैनिडी जो है, कैनिडी कैनिस स्पीसीज बनाएगी। अब कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस एक जीनस हो गया, और कैनिस फैमिलियरिस जो है ये एक, यहाँ पे इसको हटा देते हैं अभी। जैसे फेलिडी, फेलिडी में कौन कौन है? पैंथेरा मिलेगा और फेलिस मिलेगा। पैंथेरा एक जीनस था, पैंथेरा क्या था? एक जीनस था। इस जीनस में कुछ स्पीसीज मिलेंगी, कौन कौन सी? जैसे पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो कौन है? ये एक लॉयन है, जिसको लायन बोल, अभी पैंथेरा लायन हो गया, पैंथेरा लियो। दूसरा है पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। ये जो पैंथेरा पार्डस है, ये लेपर्ड है, ये लेपर्ड हो गया। नेक्स्ट इसमें है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, जो कि क्या है? टाइगर है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ। अब दूसरा, कैनिडी। कैनिडी क्या थी? एक फैमिली। कैनिडी क्या थी? एक फैमिली। और वो कैनिडी में कैनिस क्या है? एक जीनस है। कैनिस क्या है? एक जीनस है। और इस कैनिस में कौन आ रहा है? इस कैनिस में आएगा कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। ये कौन है? ये एक डॉग है। कैनिस फैमिलियरिस कौन है? डॉग है। जबकि फेलिस में कौन आएगा? फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका में कौन आएगा? ये कौन है? ये है कैट। तो फेलिस डोमेस्टिका में कौन हो गया? कैट। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना, ये जो भी हमने पढ़ा, ये प्लांट्स का ऊपर पढ़ा हमने, ये एनिमल्स का पढ़ा, तो ये सोलेनम, नाइग्रम, ये सब अलग अलग लेवल पे टैक्सोन है। क्योंकि जैसे किसी ने हमसे कहा डाइकोट, डाइकोट लीड नहीं, तो डाइकोट लीड नहीं क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये भी टैक्सोन। मैंजीफेरा, वो मोनोकोट लीड नहीं, मोनोकोट लीड नहीं भी क्या है? क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये भी टैक्सोन है। इन सब में से कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कि कैनिडी, कैनिडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली को, तो ये भी टैक्सोन है। किसी ने कहा कैनिस, कैनिस भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को, तो ये भी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 कैटेगरीज में से किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी टैक्सोन है। किसी ने पूछा कॉर्डेट, कॉर्डेट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवीजन को, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी टैक्सोन हो जाएगा। इसी तरह से नाम, जैसे टैक्सोनॉमिक नाम में क्या था? स्पीसीज जो था, स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नाम दोनों को जोड़ के जो बनाया था, जैसे स्पीसीज हो गया, तो ये भी टैक्सोन, ये सब टैक्सोन है, ये सब टैक्सोन है। तो टैक्सोन क्या है? एक सिंगुलर है, जबकि टैक्सा क्या है? एक प्लूरल है। अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसा कोई भी वर्ड जो कि किसी भी 7 कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो एक टैक्सॉन हो जाएगा। और जो ऐसा नहीं कर रहा है कोई भी वर्ड, वो टैक्सा हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था वीड, डॉग, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सब टैक्सा हैं। और इनके अगर क्लासेस की बात करेंगे या ग्रुप्स की बात करेंगे, तो वो टैक्सॉन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे कवर कर लिए। अब इसको एक बार देखते हैं इसमें है क्या, और कि अगर
अगर हम ऐसा कहें कि हम स्पीसीज टू जीनस, स्पीसीज टू किंगडम जा रहे हैं, अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर घटते हैं। स्पीसीज से किंगडम की तरफ कॉमन कैरेक्टर घटते हैं और किंगडम से स्पीसीज की तरफ कॉमन कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। इससे कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये पूरी टेबल जो बनाई है इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो टेबल दी हुई है, ये टेबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें क्लासिफिकेशन में क्या है, कॉमन नाम दिया है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, इस तरह से दे रखा है। तो मैन का दे रखा है होमोसेपियन नाम होता है पूरा बायोलॉजिकल नेम, जिसमें कि होमो जेनेरिक नेम था, सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट है। सेम होमो क्या था, इसमें जीनस था, होमोनिडी, इसमें फैमिली हो गई, प्राइमेटा, ऑर्डर हो गया, मेमेलिया, क्लास, कॉर्डेट, फाइलम। इसी तरह से हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका इसका स्पीसीज का नाम हो गया। मस्का क्या था, जेनेरिक नेम था, डोमेस्टिका क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट। म्यूसीडी, म्यूसीडी जैसे होमिनिडी फैमिली, प्रोनाउंसिएशन मैच करेंगे, होमोनिडी फैमिली है, म्यूसीडी फैमिली है, एनाकार्डियेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली है। तो आगे ई आ रहा है, म्यूसीडी, होमोनिडी, एनाकार्डियेसी और पोएसी। इसी तरह से यहाँ पे प्राइमेटा, डिप्टेरा, प्राइमेटा, डिप्टेरा, सेपेंडल्स और पोइल्स। तो डिप्टेरा और प्राइमेटा और साथ में सेपेंडल्स और पोइल्स, और ये जो है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास में कौन, मेमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। तो ये भी क्या है, ये क्लासेस हो गए, कॉर्डेट, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्मा और ये भी एंजियोस्पर्मा। ये सभी क्या है, ट्राइटिकम मेंजिफेरा इंडिका मैंगो का हो गया, ट्राइटिकम एस्टिकम व्हीट का हो गया। तो ये टेबल कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड की। तो टेक्सोनॉमिकल एड में क्या क्या होता है कि ऐसे कोई भी इक्विपमेंट या ऐसे कोई भी जिससे हम यूज करके टेक्सोनॉमिक स्टडीज में कुछ इजी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड बोल देते हैं। जैसे अगर हम टेक्सोनॉमिकल एड में देखें, जो कि टेक्सोनॉमी को या क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा इजी कर देंगे, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज को इजी कर देंगे। क्या क्या होगा उसमें, हर्बेरियम, जो हर्बेरियम है उसको हम ड्राई गार्डन भी बोल सकते हैं। हर्बेरियम को हम क्या बोल सकते हैं, तो हर्बेरियम को हम ड्राई गार्डन बोल सकते हैं। अगर हम हर्बेरियम के स्टेप्स को बोलें, तो हम पहले प्लांट का कोई भी स्पीसीज होगा उसका कोई भी हम पार्ट ले सकते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं। अगर छोटा प्लांट है जो एक पेपर शीट पे आ सकता है, तो हम पूरा प्लांट भी ले सकते हैं। तो ये प्लांट पार्ट लिया तो उसको हमने ड्राई किया, फिर प्रेस किया, फिर प्रिजर्व कर दिया। ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व। कहाँ पे प्रिजर्व किया, तो उसको हमने शीट पे प्रिजर्व कर दिया। तो इसको हम डीपीपी से याद रख सकते हैं, डीपीपी जैसे देते हैं ना, डीपीपी देते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो इसी तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसके स्टेजेस क्या है, ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व्ड। कहाँ पे, शीट पे। अब शीट का साइज क्या होगा वो हमें याद रखना है थोड़ा सा। शीट का साइज हमें यहाँ पे याद रखना है हर्बेरियम का, कि अगर जैसे ये शीट बनाई, तो इसका साइज क्या होगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर वाइज लिखूं, तो 29 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर विड्थ हो गई, 41 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। अगर मैं इंचेस में लिखूं, तो 11.5 इंच में लिख सकता हूँ इसकी विड्थ, और 16.5 सेंटीमीटर में इसकी लेंथ लिख सकता हूँ इस पेपर शीट की। तो हमें इस शीट का थोड़ा सा डेटा याद रखना। अब क्या क्या इस शीट में होगा, तो ये जो शीट बनाई है, इस शीट पे क्या क्या लिखा होगा। तो इस शीट पे यहाँ पे हम
डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नाम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर का नाम इस कॉर्नर पे लिख देंगे। क्या क्या? डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें हम इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नाम, लोकल नेम, जिस नाम से वो उस जगह पे उसको जानते हैं, और उसका बॉटनिकल नेम, फिर उसकी फैमिली और फिर उसका कलेक्टर का नाम जिसने उसको कलेक्ट किया था। तो ये जो डेटा होता है ये शीट के कॉर्नर पे लिखा जाता है। जैसे कि ये शीट थी तो यहाँ पे डेटा लिखेंगे और यहाँ पे उस स्पीसीज को उस जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है या कोई प्लांट है उसको हम यहाँ पे ड्राई प्रेस प्रिजर्व करके चिपका देंगे। तो अब आगे और क्या होगा, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो इसको हम ड्राई गार्डन भी बोलते हैं। तो ड्राई गार्डन कौन है? हार्बेरियम को ड्राई गार्डन बोलते हैं। अब जो हार्बेरियम है उसको हम बहुत तेजी के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब कि उसमें क्लासिफिकेशन में बहुत जल्दी इसका यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन। अब उसमें डिस्क्रिप्शन क्या क्या था वो हमने देख लिया। ऑन हार्बेरियम शीट बिकम स्टोर हाउस और रिपोजिटरी। स्टोर हाउस और रिपोजिटरी उसको बोल सकते हैं। फ्यूचर यूज में काम आएगा। अब वो डे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और क्विक रेफरल सिस्टम इसको बोलते हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? इसको हम क्विक रेफरल सिस्टम बोलते थे। बॉटनिकल गार्डन क्या है? बॉटनिकल गार्डन में कुछ इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। होगा क्या इसमें? दी स्पेशलाइज्ड गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। रेफरेंस के लिए लिविंग प्लांट का यूज करते हैं और उसको टेक्सोनॉमी में यूज किया जाता है। तो सब कौन कौन से हैं? जैसे कि क्यू। क्यू कहाँ? इंग्लैंड में क्यू है और वहां पे एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है जिसको हम बोलते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन। तो क्यू वाले गार्डन का नाम क्या है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में है। सेम इसी तरह से इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ये तीन याद रखने हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, NBRI। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रखे जाते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में हो सकता है। अब स्टडी के लिए रेफरेंस लेते हैं प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसीमेन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब वो जो स्पेसीमेन है वो जार में हो सकता है जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन रखा जाता है, जैसे कि हम फॉर्मलिन में रखते हैं। जैसे कुछ इस तरह के बॉटल्स होता है ना, स्कूलों में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म रखा होता है, इसमें कुछ सॉल्यूशन भरा होता है। तो वो सॉल्यूशन कुछ नहीं, वो फॉर्मलिन होता है, एक प्रिजर्वेटिव है। और भी कई सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट को कैसे रखते हैं? इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखेंगे। अब इंसेक्ट बॉक्स में कैसे रखेंगे? आफ्टर किलिंग, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो इसके स्टेप भी याद रखें हमने। सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद किल करेंगे। किल कैसे करना है? बायोलॉजिकल किल करना है जिससे कि उसकी स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। फिर उसको पिन कर देंगे। तो कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग, इसको हमें स्टेप्स याद रखना है। ये तीनों दिए हुए हैं सीक्वेंस में। लार्जर एनिमल्स को स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। बहुत सारे म्यूजियम में एनिमल्स का स्केलेटन भी देखने को मिलता है। अब जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क में वही सिंपल जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे कई सारे एनिमल्स होते हैं और उनको ह्यूमन केयर में रखा जाता है। ह्यूमन केयर में रखा जाएगा उनके बारे में सीखने के लिए, उनका फूड हैबिटेट और बिहेवियर जानने के लिए।
और कई सारे जो चिल्ड्रंस हैं वो जूलॉजिकल पार्क में आते ही हैं, वो सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जूलॉजिकल पार्क है, ये सारे देखे ही है, तो इस तरह से जूलॉजिकल पार्क में देखने को मिलते हैं कि क्या है कि एक एनालिटिकल फीचर है जो कि एक एनालिसिस के बाद सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन। एक अदर टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि आइडेंटिफिकेशन में यूज होगा। आइडेंटिफिकेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे यूज करेंगे। इसमें दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को लेके आया जाता है। मतलब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म ए था, ये अननोन है, अननोन ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बी है और एक ऑर्गेनिज्म सी है। तो हमने ये दो अपोजिट ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म लिए इस अकेले से इससे कंपेयर करने के लिए। अब इससे जब कंपेयर करेंगे तो हम एनालिसिस कर रहे हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे कि क्या क्या सिमिलरिटीज हैं इसकी इससे और इसकी इससे, और क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को काउंट करके हम इसको ग्रुप में रख सकते हैं। तो हमने ये एनालिसिस किया, क्योंकि हमने इसमें दो ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया, तो हम इसको कपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? कपलेट बोलेंगे। और कपलेट बोलने के बाद जो जो स्टेटमेंट इसमें आ रहे हैं वो सभी स्टेटमेंट लीड कहलाते हैं। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। जैसे कि जिससे वो मैच नहीं कर रहा था, जैसे कि इससे मैच नहीं कर रहा तो इसका रिजेक्शन हो जाएगा, इससे मैच कर रहा है तो इसके साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे एक के साथ इसको एक्सेप्ट किया, एक को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, दो अपोजिट ऑप्शंस थे। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। एक का एक्सेप्टेंस होगा, एक का रिजेक्शन होगा। ईच स्टेटमेंट इज इन की इज कॉल्ड लीड। जितने भी स्टेटमेंट आएंगे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे वो सभी लीड कहलाएंगे। Separate taxonomic key are required for each taxonomic category such as family, genus, species, identification for identification purpose। तो सभी के लिए सेपरेट टैक्सोनॉमिक की यूज कर सकते हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कीज कैसी होती है? एनालिटिकल इन नेचर, क्योंकि हमने एनालिसिस ही तो किया। इसमें क्या एनालिसिस किया कि कौन किससे बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्म दिए हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। अभी क्या क्या चीजें हैं तो इसको हम समझते हैं। तो फ्लो सबसे पहले हम देखते हैं कैटलॉग क्या है। एक कंप्लीट लिस्ट और बुकलेट और रजिस्टर विच कंप्राइजेस अ लिस्ट ऑफ करेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेटिव प्रिजर्व। मतलब कि हम कहें कैटलॉग है क्या, एक इंडेक्स की तरह काम करता है। कैटलॉग जो है वो एक इंडेक्स की तरह काम करता है। उसमें बुक का नाम, ऑथर का नाम, जो उससे रिलेटेड है। अगर हम कहें कैटलॉग क्या है, तो एक इंडेक्स की तरह काम करेगा। क्या क्या होगा इसमें? बुक्स के नाम होंगे, कौन सी? जो इस फील्ड से रिलेटेड बुक्स हैं, बुक्स के नाम होंगे, ऑथर के नाम होंगे। तो ये क्या हो गया? एक कैटलॉग हो गया। अगर हम बात करते हैं मोनोग्राफ की, तो मोनोग्राफ क्या है? तो मोनोग्राफ क्या है फिर? यहाँ पे मोनोग्राफ भी देखते हैं। मोनोग्राफ होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल टेक्सोन। एक किसी भी सिंगल टेक्सोन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो दे वो होगा मोनोग्राफ। जैसे किसी ने पूरी इंफॉर्मेशन कोई पेंथेरा के बारे में दे रहा है। पेंथेरा क्या है? पेंथेरा एक जीनस है, तो उस जीनस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो दे देगा वो मोनोग्राफ हो जाएगा। तो मोनोग्राफ क्या करेगा? गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल टेक्सोन। सिंगल टेक्सोन, किसी भी सिंगल स्पीशीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, किसी भी सिंगल जीनस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, किसी भी सिंगल
ऑर्डर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो तो वो क्या कहलाता है, वो मोनोग्राफ कहलाता है। अब इसी तरह से मैनुअल क्या है, तो मैनुअल हम जानते हैं, जैसे कोई भी हम डिवाइस लेके आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, तो हम किस तरह से उसको यूज करना है वो मैनुअल का काम हुआ करता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, या फिर ये सब चीजें कैसे काम करेंगी, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो वो मैनुअल में आता है। तो मैनुअल क्या है? मैनुअल में ये एक टैक्सोनॉमिक एड है। मेंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, कि वहां पे कौन कौन सी स्पीसीज वहां पे देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज मिल सकती हैं उसके बारे में कौन बताएगा? मैनुअल बताएगा। अब बचा कौन सा? फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या बताता है? फ्लोरा जो है वो टेक्सोनॉमिकल एड है। और क्या बताएगा? कंटेन्स एन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। मतलब क्या करेगा? जो फ्लोरा है वो उस प्लांट का हैबिटेट बताएगा या उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बताएगा, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट भी बताएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो प्लांट कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो होगा फ्लोरा। तो हैबिटेट के बारे में बताए और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताए, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरा। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।